हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के सेशन में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज के सेशन में हमारे कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं। तो जल्दी करें और इसे अवश्य शेयर करते रहें। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। तो इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। तो आपको देखना है और बताना है कि इसमें हमारी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो आप देखें और बताएं, देख लें और बताएं इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। बोडो है, भोजपुरी है, संथाली है या फिर मणिपुरी। तो इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। तो ये आपको देखना है और बताना है 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं थीं और कौन सी भाषा इसमें नहीं थी, ये आपको बताना है। तो जल्दी करें, देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो देख लीजिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए बोडो हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा, संथाली हो जाएगा या फिर मणिपुरी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? भोजपुरी। भोजपुरी जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी है भोजपुरी। भोजपुरी भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी। कौन सी? तो कौन सी है? तो हमारी भोजपुरी भाषा हो जाएगी, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी। ठीक है, चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण शामिल या अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो आप लोग शेयर अवश्य करते रहें। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी शामिल नहीं थी? तो इसमें भोजपुरी भाषा जो है ये शामिल नहीं थी। ठीक है, किसमें? तो ये शामिल नहीं थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था। तो हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था, तो इसके बारे में हम देखते हैं और बताते हैं आपको। विलियम कैरी, जॉर्ज गियर्सन, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष। तो इसमें से किसने कहा था ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था। तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा बी, जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन के द्वारा कहा गया था। जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक कौन सी है? तो जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक है मॉडर्न, क्या है? मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी है? हिंदुस्तान। इनकी ये पुस्तक हो जाएगी किसकी? जॉर्ज गियर्सन की। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन की ये पुस्तक हो जाएगी। तो इसी में इन्होंने ये बात कही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ये राजा राम मोहन राय कौन थे? तो ये आप बताएं। देखिए राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1828 में। कब की थी? 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ओके, अब इसमें क्या है, कब की गई थी? तो ये 1828 में की गई थी। ठीक है, अब अरविंद घोष,
तो अरविंद घोष कौन है? तो आपको अगर पता है इनके बारे में तो आप लोग बताएंगे। अच्छा, विलियम कैरी ने क्या कहा था? विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। इनका एक क्या था? तो इनका एक स्लोगन था। ओके, स्लोगन था, ठीक है। और जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो ये जॉर्ज गियर्सन के द्वारा कहा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत हैं। तो महाजनी वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला, कुटिल वर्णमाला या फिर शामी वर्णमाला। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देवनागरी वर्णमाला। संस्कृत ध्वनियाँ जो हैं ये इनका वैज्ञानिक आधार क्या है? तो ये देवनागरी आधार है। कौन सा? इनको देवनागरी आधार पर बोला जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा रस बालधि विशाल क्या है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली वे को काल रसना पसारी है। तो इसमें से कौन सा रस है? वीर रस है, भयानक रस है, वियोग श्रृंगार है या फिर हास्य रस है। तो इसमें देखेंगे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये होता है भय या डर। और वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये रति या प्रेम या फिर वियोग, ठीक है। वियोग श्रृंगार में वियोग होता है रति से। हास्य रस का, तो हास्य रस का है हास्य या फिर उल्लास, ठीक है। हास्य रस का हास्य या उल्लास। तो हम देखेंगे बालधि विशाल विकराल ज्वाल जालो मानो लंक लिबियो को काल रस न पसारी है। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें क्या रस है? इसमें भयानक रस हो जाएगा। कौन सा? भयानक रस। यहाँ पर बात कहाँ की कही गई है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। जब हनुमान जी की पूंछ में बहुत ही विशाल आग लगी थी तब लंका लीलिबे को काल रस न पसारी थी। तब लग रहा था कि आज लंका को मतलब काल अपने मुंह में लेने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है, भयानक रस। कौन सा हो जाएगा? भयानक रस इसमें हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 5, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर में आलोकित सत विचार। इस पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या फिर वात्सल्य रस। तो क्या है? ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर में अवलोकित सत विचार। तो इसमें क्या लग रहा है? इसमें आपको लग रहा होगा कौन सा रस? तो इसमें हमारा हो जाएगा शांत रस। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है, शांत रस में हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, संगत सुमति न पावई परे कुमति के धंध राखी मेल कपूर में हींग न होय सुगंध। में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर दृष्टांत अलंकार है। तो इसमें से ऐसा कौन सा अलंकार है ये आपको देखना है और बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो अगर आपको पता है तो आप बताएं कि इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा अलंकार हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। कौन सा? दृष्टांत अलंकार। संगत सुमत न पावई परे कुमत के धंध और राखी मेल कपूर में हींग न होए सुगंध। राखी को मीज कर कपूर में, ठीक है, वो सुगंध नहीं देती है, ठीक है। राखी को कपूर में हम मीजेंगे तो उसमें सुगंध नहीं आएगी। तो इसमें क्या है? दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। ये दृष्टांत बताया गया है, मतलब कहानी के रूप में बताया गया है। इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो देखिए हम देख लेते हैं कौन कौन से अलंकार और किस किस में पाए जाते हैं। देखिए अर्थालंकार में कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। देखिए उपमा होता है, उपमा, उत्प्रेक्षा, उपमा उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, ये किस में होते हैं? ये सब हैं अर्थालंकार के। संदेह, फिर है भ्रांतिमान, क्या है? भ्रांतिमान, फिर है अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास, मानवीकरण, अन्योक्ति। तो ये इसमें हो जाते हैं। तो इसमें यमक अलंकार हमारा जो है ये हमारा
कहाँ हो जाएगा, शब्दालंकार का। जैसे शब्दालंकार में कौन कौन से होते हैं, तो शब्दालंकार में भी देख लेते हैं। देखिए शब्दालंकार के हो जाएंगे कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, लाटानुप्रास, ये सब कहाँ हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे शब्दालंकार में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो किसका होता है ये आपको देखना है और बताना है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। तो ये आप देखें और बताएं। छंद के प्रणेता कौन है, तो छंद के प्रणेता हैं भामह। कौन है, ऋषि हैं भामह। ये हैं, सबसे पहले छंद का उल्लेख कहाँ मिला था, तो सबसे पहले छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिला था। कहाँ पर, ऋग्वेद में मिला था। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। ओके, तो इसमें देखेंगे छंद का प्रथम व अंतिम शब्द कौन सा होता है, तो देख लेते हैं। एक सा होता है किसमें, तो ये किसमें होता है, तो ये आपको देखना है और बताना है। तो ये कुंडलिया में होता है, किसमें, कुंडलिया में होता है। ओके, किसमें होता है, ये होता है कुंडलिया। ठीक है, सॉरी, किसमें होता है, तो ये होता है कुंडलिया में। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये कुंडलिया में होता है। कुंडलिया कैसा होता है, तो कुंडलिया ये कैसा होता है, विषम मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है, ये एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने, 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। और ये किस किस से मिलकर बनता है, तो ये मिलकर बनता है दोहा, दोहा और रोला। दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। इसमें 2 चरण दोहा के होते हैं और 4 चरण रोला के होते हैं, तब ये मिलकर क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। जैसे तुलसीदास और मलुकदास क्या है, भक्ति श्रवण धारा की कई पंक्तियों में कुंडलियाँ छंद से समाहित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, किसकी, तुलसीदास की और मलुकदास की। जैसे क्या है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान। ये क्या हो गया, दोहा हो गया। फिर कहा है, ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजय, और मीठे बचन सुनाए बिनय सब ही के कीजय, और पाहुन निस दिन चारे रहत सभी के दौलत। ये क्या हो गया, ये हो गया रोला। तो क्या है, दो चरण होते हैं दोहा के, 4 चरण होते हैं रोला के, तो टोटल मिलाकर 6 चरण होते हैं किसमें, कुंडलिया में। और ये विषम मात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो अवधि में ऐसी कौन सी रचना है जो इसमें नहीं है, ये आपको देखना है और बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, कवितावली। कवितावली जो है ये रचना किसमें नहीं है, तो ये अवधि में रचना नहीं है। कौन सी, कवितावली। कवितावली किसमें रचना है, तो कवितावली ये ब्रज भाषा में रचना है। किसमें है, ब्रज भाषा में रचना है कवितावली, और सभी अवधि में है। मधुमालती किसकी रचना है, तो ये आप देखें और बताएं। मधुमालती ये मंझन की है। किसकी है, मंझन की है। किसकी, मंझन की है मधुमालती। रामचरितमानस आप जानते हैं, रामचरितमानस तुलसीदास की ही है, ये अवधि में लिखी गई है। और पद्मावत किसकी है, तो पद्मावत है जैसी की, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ये किसकी है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। कवितावली किसकी है, तो ये भी तुलसीदास की ही है, पर ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, क्रोध किसका निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू गुलाब राय का, और विद्यानिवास मिश्र का। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध हो जाता है। ओके, किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो ये आपको सभी को पता होगा, इतिहास तिमिरनाशक था, उदंत मार्तंड था, बनारस अखबार था, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है, उदंत मार्तंड। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। किसका, हिंदी का पहला समाचार पत्र था। अच्छा ये बताएं, हरिश्चंद्र मैगजीन किसने लिखा था। तो हरिश्चंद्र मैगजीन ये किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। इन्हें और भी रचनाएं कौन कौन सी लिखी हैं, तो इन्होंने बाला बोधिनी भी लिखी है। कौन सी, बाला बोधिनी। ठीक है, बाला बोधिनी इन्हीं की रचना है। और कौन सी है, कवि बचन सुधा। कवि बचन सुधा इन्हीं की रचना है। ठीक है, कवि बचन सुधा इन्हीं की रचना है।
बनारस अखबार किसकी है? तो बनारस अखबार है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पर हम शिव प्रसाद लिख लेंगे थोड़ा, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है ये, मतलब अखबार है उनका, ठीक है। ओके, किनका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। अच्छा, सरस्वती पत्रिका किसने लिखी थी? तो सरस्वती पत्रिका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि सरस्वती पत्रिका किसकी और किसने लिखी थी, ये आपको हमें बताना है। ओके, उदंड मार्तंड, हाँ उदंड मार्तंड के बारे में देख लेते हैं। उदंड मार्तंड ये कलकत्ता से शुरू हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। और कब शुरू हुआ था? 1826 में। कब? 1826 में शुरू हुआ था। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जुगुल किशोर। कौन थे? जुगुल किशोर इसके संपादक थे। ओके, जुगुल किशोर इसके संपादक थे। कौन थे? उदंत मार्तंड के जुगुल किशोर संपादक थे। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला? तो सरस्वती पत्रिका का कार्य संपादन कब संभाला? तो इन्होंने 1903 से 1921 में इसका कार्यभार संभाला था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो हमने पहले पीछे पूछा था कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, उत्तर भी आपको यही मिल गया। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? त्व, ता, तम, पन। तो इसमें देखिए मधुर, मधुर है तो इसमें ता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मधुरता, मधुरता हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मधुरता, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। भाव में क्या कहते हैं हम? त्वा प्रत्यय लगाते हैं, ता प्रत्यय लगाते हैं, पन प्रत्यय लगाते हैं। जो भी प्रत्यय से बनते हैं वो भाववाचक बनते हैं। व्यक्तिवाचक में जैसे राम, राम, सीता या आपका नाम जो भी है। समूहवाचक में जैसे मेला, मेला और बाजार, मेला, बाजार इत्यादि। द्रव्यवाचक में क्या आते हैं? जो भी द्रव्य होते हैं। द्रव्य क्या है? तेजाब द्रव्य है, तो ये द्रव्यवाचक में आएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो ये अपने क्या है? अपने, जैसे अपने, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें से आपको देखना है और बताना है कि इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो आप देखें और बताएं कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। अपने, अपने में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो ये आपको देखना है और बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो निजता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं सुबह अपने आप उठ गया, या मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, या फिर मैं अपने आप खाना बना लूँगा। ये निजता, अपने या अपना, अपने आप, ये मैं, ठीक है। ये किसके लिए होता है? ये मैं के लिए ही होता है। किसके लिए? मैं के लिए, ठीक है। तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, जगत शब्द में स्त्रीलिंग है। जगत शब्द कौन सा लिंग है? सॉरी, जगत शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभय लिंग है? जगत अच्छा है या अच्छी है? तो जगत अच्छा है। क्या है? जगत अच्छा है, तो उसमें पुल्लिंग हो जाएगी। देखिए हम लोग अच्छा या अच्छी लगाकर शब्दों को निकाल लेते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कैसे निकालते हैं? जैसे जगत अच्छा है या जगत अच्छी है, तो जगत अच्छा है, ठीक है। तो इसमें हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन। देखिए अब यहाँ पर तो कैसे निकालते हैं? अच्छा अच्छी से ही निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अच्छा और अच्छी से। देखिए ये हम लगा देंगे तो निकल आएगा। देखिए क्या है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? खुमार अच्छा है अच्छी है, तो खुमार अच्छा है। खटका अच्छा है अच्छी है, तो खटका अच्छा है। खुराक अच्छा है अच्छी है, तो खुराक अच्छी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हो जाएगा, खुराक अच्छी है। यह स्त्रीलिंग है। कौन सा है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा? खुराक अच्छी है, कपड़ा अच्छा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, आलू शब्द का बहुवचन अविभक्तिक होगा। आलुएं, आलुओं, आलुओं, आलू। तो देखिए आलू जो होता है वो नित्य बहुवचन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, नित्य बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर
18 में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आलू है, पानी है, ठीक है, पानी है, चाकू है, ये सब जैसे ये वर्ड हैं ये सब हमेशा बहुवचन ही होते हैं। और दूध, कौन सा, और दूध जो है ये भी बहुवचन ही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अधिकरण कारक वाला वाक्य कौन सा है। पानी से साफ कर लो, राम छत पर गया, बीमा को भी भुला लो, सोहन की बहन आई है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। देखिए अधिकरण क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो ठीक है इसमें पर आ गया ना, इसमें देखिए पर आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिकरण में क्या होता है, में, और जहाँ पर हो पर, ये शब्द जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण तो क्या है, धर्मी, धार्मिक, धर्मवीर, अधर्म, तो इसमें धार्मिक हो जाएगा ना, धार्मिक। विशेषण, विशेषता क्या होता है, किसी चीज़ की विशेषता बताना, धर्म की विशेषता धार्मिक होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, समझ में आपको आ रहा होगा संभवतः। उस क्या है, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के लिए अनुसार विशेषण में भेदों की किस श्रेणी में आता है। परिमाणवाचक में, सर्वनामिक में, संख्यावाचक में, या फिर गुणवाचक में। उसका या उसके लिए या वह, उसका या उसका या वह, ये एक ही बात होती है। ठीक है, तो वह किस में आएगा ये आपको देखना है और बताना है। तो आप देखें और बताएं कि वह किस में आता है, तो ये निश्चयवाचक में आता है। किस में आता है, निश्चयवाचक में आता है। और निश्चयवाचक अब किस में आएगा, तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। क्या है, उनका या वह क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम है। जब वहाँ पर क्या नहीं आएगा, जब यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर सर्वनाम तो है ही, तो यहाँ पर वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ओके, चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। धातु कहते हैं, सकर्मक कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, या फिर पूरक, तो उन्हें पूरक कहते हैं। क्या है, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण प्रयुक्त होते हैं उन्हें पूरक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरक शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खिला रही है। खिलाना क्या होती है, तो खिलाना क्रिया होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगी। क्या है, डी सही हो जाएगा। खिलाना, खिलाना क्या होता है, तो खिलाना एक क्रिया है, तो इसमें हमारा क्रिया सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से क्या परिमाणदर्शक अव्यय है, लेकिन, नहीं और फलतः, तो इसमें परिमाणदर्शक अव्यय है। परिमाणदर्शक अव्यय क्या होता है, तो ये आपको देखना है और बताना है। तो आप देखें और बताएं अव्यय होते क्या हैं। तो ये पहले यही हमें बताइए, आप अव्यय क्या है। देखते हैं आप लोग अव्यय के बारे में जानते हैं या नहीं। तो आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं कि अव्यय क्या है। अव्यय अगर आपको पता है तो आप जल्दी करें और बताएं कि अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय अगर नहीं पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, फलतः। फलतः हमारा इसमें सही हो जाएगा। परिमाणदर्शक अव्यय क्या है, तो ये फलतः है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अव्यय की आपको परिभाषा हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु मद भूतकाल उदाहरण का है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहले ही सही हो जाएगा। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ये हेतु है तो भूतकाल का है। भूतकाल का है क्यों, क्योंकि तुम आते, अभी तुम आए नहीं हो, तुम आते तो हमारा कार्य या काम बन जाता। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। तो आप लोग इसे लाइक शेयर अवश्य करते रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे शेयर अवश्य कर देंगे। तो
आज का कोटेशन है, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।